आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका और भारत मिलकर चीन की कब्र खोद चुके हैं। आज हम आपको चीनी सैनिकों की वो कमजोर नस बताएंगे जिसके दबाते ही उनके प्राण निकल सकते हैं। साथ ही एक ऐसा वीडियो भी दिखाएंगे जो चीन की हकीकत बयान करता है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, ये है अड़ी की पहली बड़ी खबर। चीन के खिलाफ बहुत बड़ा हमला हो सकता है। चीन के 20 सेक्टर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी संभव है। एयर कंडीशनर, खिलौने, सीसीटीवी, फर्नीचर पर रोक संभव है। कपड़े, जूते, सेट टॉप बॉक्स पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा दिए जाने के बारे में सोचा जा रहा है और जाहिर है ये वो तमाचा है जो सबसे ज्यादा समझ में आता है ड्रैगन को। चीन के खिलाफ बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा हमला। ये चीन के 20 सेक्टर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी मुमकिन है और ये वो सेक्टर्स हैं जो बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं निर्यात के हिसाब से चीन के लिए। कपड़े, जूते, सेट टॉप बॉक्स पर पाबंदी। कलर टेलीविजन को लेकर पहले ही फैसला किया जा चुका है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा दिया जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और ड्रैगन पर निर्भरता को कम करते करते एक दिन वो आएगा जब ड्रैगन को खुद से एकदम अलग किया जाएगा। और इस तरफ अब कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये हर एक बढ़ता कदम ये दिखा रहा है कि भारत ने इस बार जो संकल्प लिया है वो हवाई संकल्प नहीं है, उसको निभाया जाएगा। और उस संकल्प में यह शामिल है कि खुद को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनके साथ मैं करूंगा चर्चा। मेजर जनरल बिशंबर दयाल मेरे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल के सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेजर जनरल राजन कोचर आज की चर्चा में शामिल होंगे। आज की अड़ी में कर्नल तेज टिक्कू भी मेरे साथ होंगे। विष्णु प्रकाश साहब, पूर्व राजनयिक भी आज इस चर्चा का हिस्सा होंगे। अभी कुछ मेहमान आपको नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे ही जुड़ते मैं आपको दिखाऊंगा, मिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से देखिए। भारत कभी भी, आपने देखा होगा, उकसाने वाले वीडियोस और अपने दम दिखाने वाले वीडियोस जारी नहीं करता है। बेशक मामला चीन का ही क्यों ना हो, बेशक अपनी ताकत का इजहार करने का ही मामला क्यों ना हो, हम भोंडा प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन चीन किस पर उतारू है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये ट्वीट क्या कहता है उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ट्वीट जो ये दिखाना चाह रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन असल में चीन तैयार नहीं है, लाचार है। और कैसे ये होने वाला है हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिएगा, असल में ये ट्वीट है जिसमें आपको ऊपर अभी नजर नहीं आ रहा है, जरा इसको नीचे कीजिए अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये वहां पर जो ग्लोबल टाइम्स, उसका एक तरीके से चीन का स्पॉन्सर्ड ऐसा मीडिया है जो वहां प्रोपेगेंडा का ही काम करता है। वो देखिए, ग्लोबल टाइम्स ऊपर आपको नजर आ रहा है और इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज रेडी, always ready, fighter jets, airborne early warning aircrafts, bombers and other types of aircraft from 3 theater commands of the People's Liberation Army PLA have recently conducted combat oriented exercises to improve their combat readiness. ये क्या जरूरत है बताने की? क्या आपने अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो देखे हैं? नहीं देखे होंगे। अब देखिए कि इस भाषा के साथ किस तरह के वीडियो दिखाया जा रहा है, किस तरह का वीडियो दिखाया जा रहा है, वो मैं आपको अब दिखाता हूं। पहले यह बताया गया कि हम खुद को वॉर रेडी रख रहे हैं, हम खुद की वॉर प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि यहां रफेल आया, आप जब वॉर प्रिपेयर्डनेस बढ़ा रहे हैं तो आप अपनी आर्मी के संदर्भ में अभी जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी 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 नेवी के संदर्भ में जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको खास तौर से अपनी एयरफोर्स का मुजाहरा करना आवश्यक क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि आप रफेल से इस कदर डरे हुए हैं कि आज तक भी आपको लगता है कि जब हम अपनी वॉर रेडीनेस दिखाएं तो उसमें एयरफोर्स का वीडियो जरूर होना चाहिए। दिखाइए जरा वो वीडियो जो ये दिखाता है कि वहां पर कुछ एक बॉम्बर्स, कुछ एक फाइटर जेट्स, कुछ एक वहां ट्रांसपोर्ट में काम आने वाले जो वॉर प्लेन्स हैं, उनका ये वीडियो बनाया गया है और ये बताया गया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें आपको ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग देने वाले जो उनके वॉर प्लेन्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ आपको इसमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिखाने का मतलब यह है कि चीन अपनी ताकत के संदर्भ में लगातार दंभ से भरा हुआ है। और तब जबकि दोनों देशों के बीच में यह समझौता भी हुआ था, जिसका हवाला हम बार बार देते हैं, कि 1993 में और 1996 में यह समझौता हुआ पहले और इसको रीइंफोर्स किया गया। इसमें कुछ एक क्लॉजेस और जोड़े गए जिसमें यह कहा जाता है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी को महत्व दिया जाएगा और एक दूसरे को, खासतौर से जब तनाव बना हुआ होगा, तो एक दूसरे को उकसाने वाला कोई काम नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या यह उकसाने वाला काम नहीं है? क्या ये वॉर रेडीनेस किसके लिए दिखाया जा रहा है? जाहिर है जिससे सीधा तनाव बना हुआ है वो है हिंदुस्तान, जिसके साथ उसने लद्दाख में तनाव बनाकर बढ़ाकर रखा हुआ है। हालांकि उसने साउथ चाइना सी में भी तनाव बना रखा है, लेकिन यहां पर यह दिखाने का मकसद यही है, यहां पर यह दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि वो तमाम देश जो चीन की लगाम कसना चाहते हैं, उसको चीन ये संदेश देना चाह रहा है कि हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अगर हमको उकसाया जाएगा तो हमारे वॉर प्लेन्स आप देखिए, इनको वॉर रेडी रखा गया है। मैं जरा इस बात को लेकर अपने मेहमानों के पास जाता हूं और यह समझने की कोशिश करता हूं कि ये के सिन्हा साहब
ये दिखाने का मतलब क्या है? हम क्यों नहीं दिखाते, हम क्यों नहीं लाते इस तरह के वीडियो सामने? देखिए दिनेश जी, जिसके बाद ताकत होती है, जिसकी सामरिक शक्ति बहुत होती है, वो दिखावा नहीं करता। दिखावा कौन करते हैं अखाड़े में? वो पहलवान करते हैं जिनको पता है कि वो पछाड़ खाएंगे, और वो दिखावा करता है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, पीएलए के सारे फोर्सेस, चाहे वो एयर है, चाहे नेवी है या और ग्राउंड फोर्सेस, वो एक कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। आज तक 49 इयर्स हो गए, इन्होंने एक भी सामरिक दृष्टि से कहीं भी कुछ नहीं किया है। वियतनाम में पिट के आ गए, 62 की छोड़ दीजिए, 62 में हमारी यहां गलती थी। 62 के अंदर में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, एक लिमिटेड एग्रेशन था और हमने कुछ नहीं यूज किया अपना। इसके बाद चीन की एक भी सामरिक कोई भी जमीन के ऊपर में नहीं दिखती। और मैं नहीं कहता, ये आप पढ़ लीजिए, उनके 2 बड़े जनरल हैं, अभी सर्विंग हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, इसको आप पढ़िए, पूरे विश्व में ये वायरल हो रहा है। वो कहते हैं कि पीएलए एयरफोर्स और नेवी तैयार नहीं है, वो कहते हैं वो मेकिंग में है। वो कहते हैं आप कॉन्स्क्रिप्ट हैं, आपके पास वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण आप अपने लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते, वो नहीं देखना चाहते। गलवान में तो 15-16 तारीख को एक झड़प हुई थी ना, उसके बाद 2 वीक तक ये सारे के सारे जो वीडियो गेम के ऊपर ये दिखाते हैं, ये सब बंद हो चुका था। आज जब ये दिखाते हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ईस्टर्न थिएटर एंड वेस्टर्न थिएटर के ऊपर में दोनों जगह खुलने का अंदेशा ही नहीं, ये पूरा का पूरा ये खुलेगा। यदि वेस्टर्न थिएटर खुलता है तो ईस्टर्न थिएटर इससे भी ज्यादा खुलेगा। और ये डर गए थे जब ताइवान ने एक एक्सरसाइज किया, 7 डेज का एक्सरसाइज किया, उसके बाद तो वहां डर गए। और तो ये के सिन्हा साहब जो कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए और आसान शब्दों में इसको बता दूं, ईस्टर्न और वेस्टर्न थिएटर जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर लद्दाख की तरफ मोर्चा खुलता है तो ये तय मानिए कि उसकी जो समुद्र से लगी हुई सीमा है, उसकी पूर्वी सीमा, वहां ये मोर्चा खुलेगा ही खुलेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये जो दिखाया जा रहा है, विशंबर साहब, अभी हमने देखा उन्होंने एक जलसा मनाया अपनी सेना के 93 साल पूरा होने का जलसा। उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी कितनी सामरिक ताकत है। उस तियानमेन चौक पर जहां उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटा था, वहां अपने टैंक फिर से दौड़ाए। ये चीन पूरी दुनिया को जब ये दिखा रहा है, उसको मालूम है कि कहीं ये दिखाते दिखाते किसी ने अगर इसको वाकई थप्पड़ मार दिया तो ये झेल नहीं पाएगा, गिर जाएगा, इसके जवान इतने मजबूत भी नहीं है। देखिए, ये डिस्प्ले ऑफ पावर, नेशनल पावर, डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर, ये चाइना कम्युनिस्ट कंट्रीज की एक बहुत पुरानी रीति रिवाज है, कोई नई बात नहीं है। अगर आप चाइना से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैं समझता हूँ वो गलत होगा। चाइना इस किस्म का डिस्प्ले करेगा, चाइना अपनी मसल फ्लेक्सिंग करेगा, चाइना दिखाएगा। ये भारत पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने सीरियस, कितने गंभीर तौर पे लेते हो, आप उसका क्या जवाब देते हो। उसका डेमोन्स्ट्रेशन से, डिस्प्ले से जवाब देने की तो कोई बात बनती नहीं है। देखिए, दोनों सीमाएं तैनात हैं। शरद पर आप मानोगे कि जब तक वो विड्रॉ नहीं करता, स्टेटस को नहीं आता, जब तक हमारी सीमाओं पर हमारी सेना तैनात है। ऐसे हालात में इस किस्म की बातों को हमें ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। हमारा एक सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए। चाइना ने किसी मकसद से एक सरप्राइज में शुरू में बिल्डअप कर दिया, जिससे कि हमें बिल्डअप करना पड़ा, और उस बिल्डअप के दौरान जो है कहीं ना कहीं चाइना ने शुरू में किसी किस्म का एक एडवांटेज ले लिया, जिससे कि ये नेगोशिएशन चल रही है। वरना हमें नेगोशिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमको नेगोशिएट करने की आवश्यकता नहीं होती। विशंबर साहब का महत्वपूर्ण, ये दोनों को, मैं आपकी बात को आगे आपकी ही इजाजत से बढ़ाता हूं। विशंबर साहब का कहना यह है कि इस तरह के वीडियोस उसको जारी करने दिए जाएं, क्योंकि उससे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि चाइना इसके अतिरिक्त कुछ करेगा तो वो हमारी भूल है। हाँ, इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसके लिए नहीं पहचाने जाते। क्या टिक्कू साहब, अब जबकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी जमाना है, क्या इस ईंट को भी पत्थर का जवाब मिलना चाहिए? विशंबर साहब ठीक कह रहे हैं, इग्नोर किया जाना चाहिए? नहीं, मैं विशंबर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, चाइना ये जो जितने भी वीडियोस जारी कर रहा है वो अपनी पब्लिक के लिए कर रहा है। हमारी ओपन सोसाइटी है, आप देखेंगे हमारे मीडिया वाले पहले दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ दिखा रहे हैं, तो देश को मालूम है हमारे पास क्या है, हमारे पास कितनी क्षमता है, हमारा कितना बिल्डअप है। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम शायद क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में उनको पता ही नहीं हो रहा, उनको ये भी नहीं पता कि गलवान में उनके कितने आदमी मरे, कहाँ मरे, किस रीजन में मरे, क्यों मरे। तो उनको ये सब प्रोपेगेंडा जो है अपने लिए करना पड़ रहा है, और दुनिया भी साथ में इसको देख रही है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुई, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से वो गोगरा हॉट स्प्रिंग में, देपसान में और पेंगोंग सॉन्ग में पीछे नहीं हट रहे हैं, और वो जगह उन्होंने पकड़े रखी है और वहां पर वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है, एक स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट बना रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अगले कुछ महीनों में इंडिया के पास कोई और विकल्प बचेगा ही नहीं, कि कोई और विकल्प नहीं होगा। और ये भी कहा
जा रहा है कि हमको एक जिम्मेदार मुल्क की तरह बिहेव करना चाहिए, वहां पर ये जो नुमाइश की जा रही है ताकत की, भोंडी नुमाइश है और हम ये ना करते रहे हैं ना आगे करेंगे। इससे पहले कि मैं अगले मेहमान के पास जाऊं, हमारे साथ विष्णु जी भी जुड़ गए हैं जो आपको इस समय नजर आ रहे हैं। विष्णु प्रकाश साहब, पूर्व राजनयिक, बहुत स्वागत है आपका। राजन कोचर साहब के बाद विष्णु जी के पास मैं सीधे आऊंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर आपको बता दूं, अमेरिकी F-35 के सामने फिसड्डी है J-20। चीन ने माना है, ये चीन ने आखिरकार माना कि F-35 की कॉपी है J-20। चेंगडू एयरक्राफ्ट के डिजाइनर का कबूलनामा है ये, रूस नहीं अमेरिका की कॉपी है J-20। और ये बात वहां पर जो फाइटर जेट का डिजाइनर है उसने खुद कबूली है। और आखिरकार ये बात जो कही जा रही थी कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मामला हो या डिजाइन और टेक्नोलॉजी चोरी करने का मामला, चीन उसमें सबसे आगे रहता है। और देखिए, खुद उसके यहाँ के डिजाइनर ने इस पर मुहर भी लगा दी। मतलब वीडियो में जो आप दिखाते हैं वो किसी का चोरी किया हुआ माल है जिसको आप डिस्प्ले करते हैं, और इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। राजन कोचर साहब के पास मैं जाता हूं इस बात को लेकर। राजन कोचर साहब, जब ये दिखाता है अपने पास के ये तरकश और तीर का ये मुजाहरा करता है और पूरी दुनिया को ये मालूम है कि चोरी कर करके उसने ये किया है, उसको शर्म नहीं आती? गौतम जी, आप चाइनीज गुड्स जब इंडिया में आए थे और जब हमने उनको इस्तेमाल किया था तो हमने एक डिडक्शन आया था सामने कि ये गुड्स जो है ये दिखने में अच्छे हैं पर ये चलते नहीं है। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको उसको फेंकना पड़ेगा। सिमिलरली जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। कहीं से ये अपनी इक्विपमेंट को चोरी करते हैं और फिर उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये एक अपना जो वेपन प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है, इससे मैं एक बात मैं, क्योंकि मेरे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे, राजन साहब जल्दी से बता दीजिए कि जब आप इस तरह के तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या वैसा माल बना पाते हैं जैसा आपको चाहिए, या वो नकली होती है और उसका कोई भरोसा नहीं होता? उसकी जो एफिकेसी होगी सिस्टम की वो कभी भी उस तरीके से नहीं होगी जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। और इसीलिए चाइना के माल के संदर्भ में कहा जाता है कि चल गया तो चांद तक और नहीं तो रात तक। अब ये रात तक चलता है, ये चांद तक देखना होगा। लेकिन उससे विष्णु प्रकाश साहब के पास में जाऊंगा। विष्णु प्रकाश साहब, यही उसकी नियत का फलसफा है, यही उसके सिग्नेचर की वैल्यू है, यही जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो दुनिया भर के साथ करता है, उसमें जो दस्तखत करता है उसकी भी यही वैल्यू है। चले तो चले, नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। देखिए, ये जो समझौता करते हैं इसलिए नहीं करते कि समझौता होना चाहिए, पर इसलिए करते हैं कि उनको उस वक्त लगता है कि समझौते में फायदा होता है। तो जैसे हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, इनकी एक्सपायरी डेट बड़ी फ्लेक्सिबल है। जिस दिन इनका काम खत्म हुआ उस दिन समझौते की कोई कीमत इनके लिए है नहीं। और जहाँ तक आप पहले बात कर रहे थे इनके नकली सामान का, इनका सारा जो फाउंडेशन है, नींव है, वो कॉपी करके नकली सामान की बनी है। पर यह जरूर है कि अब काफ़ी सामान अच्छा हो गया है पहले से। और मैं जब चीन में था तो 2 तरह के नकली सामान बेचे जाते थे, नकली सामान और असली नकली। तो जो असली नकली फर्स्ट था, कॉपी, हाँ नहीं फर्स्ट कॉपी नहीं, उसको वो तकरीबन असली था। तो ये हाल है। पर जो बड़ी बात यह है कि नकली चीज नकली ही होती है। और इनके जो एक आपके पहले मेहमान बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इनके जो लिटिल एम्परर्स बन गए हैं उनको सिर्फ सुविधा के और अपनी कंफर्ट के ये अपनी जान जोखिम में डालने वाले नहीं हैं। तो हार्डवेयर बनाने से इतना नहीं होता जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो, मैन पावर ना हो, जो हमारे पास है। जब तक आपके पास हौसले नहीं है, इस तरह के पंख ले भी आएंगे जिनका कोई भरोसा नहीं है, तो आप परवाज हासिल नहीं कर सकते, कह रहे हैं विष्णु साहब भी। लेकिन अब उस तरफ आते हैं जहां पर ये जो विष्णु साहब ने कहा कि एक नकली होता है, एक असली नकली होता है, और इनके यहां तो मुझको लगता है इसके अलावा भी क्लासिफिकेशंस होंगे, असली असली नकली, असली 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 नकली, असली 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 और नकली। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, आइए देखता हूं। ये है चीन की सेना की हकीकत। अभी आपने देख लिया पीएलए के बारे में क्या कहा जाता है, वो भी आपको मालूम है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने का दावा किया जाता है। यह कहा जाता है कि इसमें तो 20 लाख के आसपास सर्विंग जो सोल्जर्स हैं, और उसके अलावा यह कहा जाता है कि इसमें 5 लाख के आसपास रिजर्व सैनिक भी रखे गए हैं। लेकिन आपको यह मालूम होगा कि 1927 में जब पीएलए का गठन हुआ था तो यह सिविल वॉर के लिए घर के अंदर बनाई गई सेना घर में ही लड़ रही थी। कुमिंतांग के खिलाफ यह लड़ रही थी, और उसके बाद इसको उसी नाम के साथ कंटिन्यू किया गया पीएलए, और इसीलिए 93 साल अभी 1 अगस्त को मनाए गए। लेकिन इतनी बड़े क्वांटिटी ठीक है आपके पास होगी, लेकिन हकीकत क्या है, अब जरा वो देख लीजिए। इसकी हकीकत यह है, चीन ने जो बनाया है उसकी हकीकत यह है। चीन के सैनिकों की कमजोरी अब देखिए, उनमें कुशलता की कमी है। जब भारत के सामने खड़े होते हैं ना तो उनको लिटिल एम्परर्स कहा जाता है,
छोटे बादशाह यहां तक आते हैं मुश्किल से। मेरा कद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि अगर मेरे बगल में भी खड़े होंगे तो बौने लगेंगे। दूसरे, चरम पर भ्रष्टाचार है पीएलए के अंदर। पीएलए के अंदर उनको यह मालूम है कि क्योंकि ये सीसीपी स्पॉन्सर्ड एक तरीके का गुंडा फ्लैंक है, तो इनके आसपास कोई टच करने वाला आने वाला नहीं है। और जब यह मालूम हो जाता है कि दुनिया भर से जवाबदेही मांगी जाएगी लेकिन हमको भ्रष्टाचार के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा, तो वहां भ्रष्टाचार पनपने लगता है। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ यही हुआ है। आर्थिक परेशानियां उनके पास है, लाख दिखाएं, लेकिन जब पिछले 70 साल में पहली बार इकोनॉमी इस कदर डूम हुई है अपने ही बनाए वायरस की वजह से, तो उससे क्या उनकी फौज अछूती रह जाएगी? जाहिर है नहीं रह पाएगी। कुशलता की कमी है, आर्थिक परेशानियां हैं, अंदर विद्रोही सुर चल रहे हैं। अंदर कई सर्विंग ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपने ये किस तरीके की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई हुई है? ये क्या तरीका है कि आप पूरे दुनिया को उकसाए दे रहे हैं? ऐसे में अगर सब लोग हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे तो हम कितना सामना करेंगे उनका? तो पहले आपको अपनी विदेश नीति को ठीक करना होगा। ये कई जनरल्स कहने लगे हैं, लेकिन क्या ये माना जाएगा? और आपने अभी अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ये जो लिटिल एम्परर्स हैं, इनमें से 20% ऐसे हैं जो अभी सर्व कर रहे हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें ताकत की कमी हो गई है। और ये क्योंकि ये तमाम वजहों से, जिसमें एक मास्टरबेशन भी शामिल है, ये अब बहुत ज्यादा उसमें लिप्त रहते हैं, लिहाजा इनमें वो दमखम नहीं बचा है कि भारतीय आर्मी का सामना कर सकें। कहा यह भी जाता है कि वहां क्योंकि लंबे समय से वन चाइल्ड पॉलिसी लागू है, जिसको 2016 में खत्म किया गया, ये देखते हुए कि ये तो बूढ़ों का देश बनता जा रहा है, लिहाजा अब वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म किए जाने के बाद एक परिवार 2 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन पहले अर्बन जोड़ों को सिर्फ 1 बच्चा पैदा करने की इजाजत थी, इसलिए बहुत लाडले हो गए थे। और ये जो लाडले लिटिल एम्परर्स हैं, जब ये जंग के मैदान में जाते हैं तो इनमें लड़ने का मादा नहीं रह जाता। जैसे ही संघर्ष के हवाले होते हैं, पसीने निकलने लगते हैं। और यहां हमारे रणबांकुरों ने न जाने कितने बार वॉर रेडीनेस के बारे में ये वीडियो बनाते हैं। हम वॉर रेडीनेस हमने रखी हुई है क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने हमको वॉर रेडी किया हुआ है। लगातार हम आतंकवादियों से छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। और उसके अलावा तो हमने 1971 का, 65 का, 1999 का जंग लड़ी है। 1962 में हम संसाधनों में कमी होने के बावजूद चीनियों को नाको चने हमने चबाए थे। और चोला की लड़ाई में तो हमने 67 में दिखाई दिया था कि हमारे सामने कहीं नहीं लगते। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो पीएलए को दिखाने वाला थप्पड़ बनाते हैं, मारने वाला नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं सिन्हा साहब? आप इससे सहमत हैं कि ये कहने वाली बातें ज्यादा हैं, जब असल में जोर आजमाइश की बारी आएगी तो ये फुस पटाखे साबित होंगे? दिनेश जी बहुत सही आप बता रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, पीएलए को समझने के लिए मैं पीएलए पे जब आऊं, मुझे आप इजाजत दें तो मैं J20 के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं एक सब। देखिए, J20 का इन्होंने सर्वर से, जो चाइना में बेस्ड है, यूएस सर्वर से इन्होंने चोरी की थी। और जो B-22 बॉम्बर्स हैं उसके डिजाइन चोरी किए थे। और पाकिस्तान में जो F-16 आए थे उसके डिजाइन उन्होंने वहां से लिए थे और इन्होंने बनाया एक J20 को इंडियन रडार ने पकड़ लिया। तो स्टेल्थ बॉम्बर तो हो ही नहीं सकता। दूसरे बात, सर मुझको लग रहा है आज इसको एक नाम दे देते हैं सर, आज अड़ी में इसका नामकरण कर देते हैं सर। ये जुगाड़ 20 है वहां का, ये J20 जो वहां का है, ये जुगाड़ 20 है। जल्दी से अपनी बात करें, बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। देखिए, दूसरा दिनेश जी, आपने जो बोला पीएलए के बारे में, देखिए कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। मैं जब इनके 28 सोल्जर्स ऑफिसर्स मेरे साथ एक यूएन मिशंस में मेरे नीचे काम किए हुए हैं और उसमें से आधे पॉलिटिकल कमिश्नर थे, आधे इनके एक्चुअल थे। पॉलिटिकल कमिश्नर की है वो, उनकी ओहदा बहुत ज्यादा होता है, वो लड़ाकू नहीं होते। आधे बटालियन यदि आप लेके चलेंगे तो आधे तकरीबन पॉलिटिकल कमिश्नर होते हैं। जो आपने कहा लिटिल एम्पायर, वो लिटिल एम्पायर सर मैंने ये भी पढ़ा कहीं, द गार्जियन की रिपोर्ट है कि 2016 में इनकी अफ्रीका में तैनाती हुई थी पीस कीपिंग के लिए। जिस शरणार्थी शिविर को इनको प्रोटेक्ट करना था, वहां पर जब वहां विद्रोहियों ने हमला किया तो ये भाग खड़े हुए वहां से। पता नहीं चला कहां गए ये लिटिल एम्परर्स। अब मैं इस बात को आगे लेकर जाता हूं, विशंभर साहब के पास जा रहा हूं। सर आपके पास आऊंगा सिन्हा साहब, आपकी आज्ञा से। विशंभर साहब, क्या स्वॉट एनालिसिस है पीएलए का सर? देखिए, वो बॉर्डर पर है। मैं समझता हूं जिनको बात करनी चाहिए वो लोग बात नहीं कर रहे, जिनको लात मारनी चाहिए वो लोग बात कर रहे हैं। भारतीय सेना को कुछ ना कुछ अब ऐसा करना चाहिए कि जो उसने 15-16 तारीख को जो उसको लेसन सिखाना था, पूरा लेसन, वो इस टाइम ये मौका नहीं गंवाना चाहिए और चाइना को वंस फॉर ऑल एक लेसन सिखाना चाहिए। और डिप्लोमेटिक बात करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बात करें, एनएस से बात करें। देखिए, फौजें बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा, दोनों तरफ ऐसे ही दबाव बना देगा, वो थोड़ा पीछे चला जाएगा। एक नेशनल एम है, उसका क्या नेशनल एम था, हमारा क्या नेशनल एम है। लेकिन आर्मी को इस टाइम पे, ग्राउंड फोर्सेस को इस टाइम पे, चाइना को, हम सबको मालूम है कि चाइनीज फोर्सेस जो है वो वॉर वेटरन्स नहीं है, वॉर ट्रेन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। हमें मालूम है कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी है, ये सब हमें मालूम है। सिर्फ ये है कि उसके पास ग्राउंड फोर्सेस में नंबर हो सकता है ज्यादा, वो मोबिलाइजेशन की उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है।
लेकिन इन चीजों से भारत डिटर नहीं होते। ठीक है। कारगिल में ठीक है, सर। हम डिटर नहीं हुए, तो हमें जो हमारे पास जो एक्सपर्टीज है ना, जो हमारी एक्सपर्टीज है, लेट मी मूव ऑन सर। राजन साहब के पास मैं जाना चाह रहा हूं, लेकिन राजन साहब के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 6:30 बजे हम किस पर बात करने वाले हैं। टिकटॉक को लेकर अमेरिका और चीन में टक्कर के संकेत साफ है, और अब ये किधर जा रही है बात, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत की राखी ने भी टक्कर दी है। टिकटॉक को लेकर अमेरिका चीन में टक्कर, और ट्रंप की सख्ती के बाद चीन बेहद डरा हुआ है। चीन ने कहा है कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है, अमेरिका WTO के प्रिंसिपल तोड़ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड के तहत जो नियम बनाए गए हैं वो आप नहीं मान रहे हैं। राजन साहब के पास मैं जाता हूं। राजन साहब, कमाल हो गया ये तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट नहीं रहा है, बल्कि कोतवाल को इसने जेल के भीतर भेज दिया। देखिए, ये जितने ट्रेड वायलेशंस हुए हैं ये चाइना ने किए हैं, और अब जब पासा पलट गया है